अशोक कुमार जन्म 13 अक्टूबर 1911 भागलपुर बिहार। मृत्यु 10 दिसंबर 2000। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक थे। अशोक कुमार को सन 1999 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। हिंदी सिनेमा के युग पुरुष कुमुद कुमार गांगुली उर्फ अशोक कुमार को ऐसे अभिनेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने उस समय प्रचलित थिएटर शैली को समाप्त कर अभिनय को स्वाभाविकता प्रदान की और 6 दशकों तक अपने बेहतरीन काम से सिनेप्रेमियों को रोमांचित किया। अशोक कुमार का असली नाम कुमुद गांगुली है। इन्हें दादा मुनि के नाम से जाना जाता है। अशोक कुमार ने 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। अशोक कुमार का जन्म बिहार के भागलपुर शहर के आदमपुर मोहल्ले के एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। अशोक कुमार सभी भाई बहनों में बड़े थे। उनके पिता कुंजलाल गांगुली मध्य प्रदेश के खंडवा में वकील थे। गायक एवं अभिनेता किशोर कुमार एवं अभिनेता अनूप कुमार उनके छोटे भाई थे। दरअसल इन दोनों को फिल्मों में आने की प्रेरणा भी अशोक कुमार से ही मिली। अशोक कुमार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में प्राप्त की थी और बाद में अशोक कुमार ने अपनी स्नातक की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की थी। अशोक कुमार ने अभिनय की प्रचलित शैलियों को दरकिनार कर दिया और अपनी स्वाभाविक शैली विकसित की थी। वो कभी भी जोखिम लेने में नहीं घबराए और पहली बार हिंदी सिनेमा में एंटी हीरो की भूमिका की थी। अशोक कुमार ने सन 1934 में न्यू थिएटर में बतौर लेबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में काम किया था। अशोक, अनूप और किशोर कुमार ने चलती का नाम गाड़ी में काम किया। इस कॉमेडी फिल्म में भी अशोक कुमार ने बड़े भाई की भूमिका निभाई थी। फिल्म में मधुबाला ने भी काम किया था। किशोर कुमार ने अपने कई साक्षात्कारों में ये बात स्वीकार की थी कि उन्हें न केवल अभिनय बल्कि गाने की प्रेरणा भी अशोक कुमार से मिली थी, क्योंकि अशोक कुमार ने बचपन में उनके भीतर बालगीतों के जरिए गायन के संस्कार डाले थे। फिल्म जगत में दादा मुनि के नाम से लोकप्रिय अशोक कुमार के अभिनय सफर की शुरुआत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। 1936 में बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की फिल्म जीवन नया के अभिनेता अचानक बीमार हो गए और कंपनी को नए कलाकार की तलाश थी। ऐसी स्थिति में स्टूडियो के मालिक हिमांशु राय की नजर आकर्षक व्यक्तित्व के धनी लेबोरेटरी असिस्टेंट अशोक कुमार पर पड़ी और उनसे अभिनय करने का प्रस्ताव दिया था। यहीं से उनके अभिनय का सफर शुरू हो गया। उनकी अगली फिल्म अछूत कन्या थी। 1937 में प्रदर्शित फिल्म अछूत कन्या में देविका रानी उनकी नायिका थी। ये फिल्म कामयाब रही और उसने दादा मुनि को बड़े सितारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। उस जमाने के लिहाज से यह महत्वपूर्ण फिल्म थी और इसी के साथ सामाजिक समस्याओं पर आधारित फिल्मों की शुरुआत हुई। देविका रानी के साथ उन्होंने आगे भी कई फिल्में की जिनमें इज्जत, सावित्री, निर्मला आदि शामिल हैं। इसके बाद उनकी जोड़ी लीला चिटनिस के साथ बनी। एक स्टार के रूप में अशोक कुमार की छवि 1943 में आई किस्मत फिल्म से बनी। पर्दे पर सिगरेट का धुआं उड़ाते अशोक कुमार ने राम की छवि वाले नायक के उस दौर में इस फिल्म के जरिए एंटी हीरो के पात्र को निभाने का जोखिम उठाया। ये जोखिम उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ और इस फिल्म ने सफलता के कई कीर्तिमान बनाए। उसी दशक में उनकी एक और फिल्म महल आई जिसमें मधुबाला थी। रोमांचक फिल्म महल को भी बेहद कामयाबी मिली। बाद के दिनों में जब हिंदी सिनेमा में दिलीप, देव और राज की तिकड़ी की लोकप्रियता चरम पर थी, उस समय भी उनका अभिनय लोगों के सर चढ़कर बोलता रहा और उनकी फिल्में कामयाब होती रहीं। अपने दौर की अन्य अभिनेत्रियों के साथ साथ अशोक कुमार ने मीना कुमारी के साथ भी कई फिल्मों में अभिनय किया जिनमें पाकीज़ा, बहू बेगम, एक ही रास्ता, बंदिश, आरती आदि शामिल हैं। अशोक कुमार के अभिनय की चर्चा उनकी आशीर्वाद फिल्म के बिना अधूरी ही रहेगी। इस फिल्म में उन्होंने एकदम नए तरह के पात्र को निभाया। इस फिल्म में उनका गाया गीत रेलगाड़ी रेलगाड़ी काफी लोकप्रिय हुआ था। अशोक कुमार ने बाद के जीवन में चरित्र अभिनेता की भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी थी। इन भूमिकाओं में भी अशोक कुमार ने जीवंत अभिनय किया। अशोक कुमार गंभीर ही नहीं हास्य अभिनय में भी महारत रखते थे। विक्टोरिया नंबर 203 फिल्म हो या शौकीन, अशोक कुमार ने हर किरदार में कुछ नया पैदा करने का प्रयास किया। उम्र बढ़ने के साथ ही उन्होंने सहायक और चरित्र अभिनेता का किरदार निभाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके अभिनय की ताजगी कायम रही। ऐसी फिल्मों में कानून, चलती का नाम गाड़ी, छोटी सी बात, मिली, खूबसूरत, गुमराह, एक ही रास्ता, बंदिनी, ममता आदि शामिल हैं। उन्होंने विलेन की भी भूमिका की। देव आनंद की ज्वेल थीफ में उन्होंने विलेन की भूमिका की थी। 50 के दशक में बॉम्बे टॉकीज से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और जुपिटर थिएटर को भी खरीद लिया। अशोक कुमार प्रोडक्शन के बैनर तले उन्होंने सबसे पहली फिल्म समाज का निर्माण किया,
लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही। इसके बाद उन्होंने अपने बैनर तले फिल्म परिणीता भी बनाई। लगभग 3 वर्ष के बाद फिल्म निर्माण क्षेत्र में घाटा होने के कारण उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बंद कर दी। 1953 में प्रदर्शित फिल्म परिणीता के निर्माण के दौरान फिल्म के निर्देशक बिमल राय के साथ उनकी अनबन हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने बिमल राय के साथ काम करना बंद कर दिया। लेकिन अभिनेत्री नूतन के कहने पर अशोक कुमार ने एक बार फिर से बिमल रॉय के साथ 1963 में प्रदर्शित फिल्म बंदिनी में काम किया। ये फिल्म हिंदी फिल्म के इतिहास में आज भी क्लासिक फिल्मों में शुमार की जाती है। 1967 में प्रदर्शित फिल्म ज्वेल थीफ में अशोक कुमार के अभिनय का नया रूप दर्शकों को देखने को मिला। इस फिल्म में वो अपने सिने करियर में पहली बार खलनायक की भूमिका में दिखाई दिए। इस फिल्म के जरिए भी उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। अभिनय में आई एकरूपता से बचने और स्वन्य को चरित्र अभिनेता के रूप में भी स्थापित करने के लिए अशोक कुमार ने खुद को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। इनमें 1968 में प्रदर्शित फिल्म आशीर्वाद खास तौर पर उल्लेखनीय है। फिल्म में बेमिसाल अभिनय के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस फिल्म में उनका गाया गाना रेलगाड़ी रेलगाड़ी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। दादा मुनि मतलब बड़े भाई के नाम से मशहूर अशोक कुमार एक बेहतरीन चित्रकार, शतरंज खिलाड़ी, एक होम्योपैथ व कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने कई फिल्मों में स्वयं गाने भी गाए। फिल्म ही नहीं, अशोक कुमार ने टीवी में भी काम किया। भारत के पहले सोप ओपेरा हम लोग में उन्होंने सूत्रधार की भूमिका निभाई। सूत्रधार के रूप में अशोक कुमार हम लोग के एक अभिन्न अंग बन गए। दर्शक आखिर में की जाने वाली उनकी टिप्पणी का इंतजार करते थे, क्योंकि वो टिप्पणी को हर बार अलग तरीके से दोहराते थे। इसके अलावा उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के जीवन पर आधारित धारावाहिक में भी बेहतरीन भूमिका निभाई। अशोक कुमार को फिल्मी सफर में कई पुरस्कारों से नवाजा गया और करीब 6 दशक तक बेमिसाल अभिनय से दर्शकों को रोमांचित किया। करीब 6 दशक तक बेमिसाल अभिनय से दर्शकों को रोमांचित करने वाले दादा मुनि अशोक कुमार 10 दिसंबर 2001 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो आज भले ही हमारे बीच नहीं हो, लेकिन वो करीब 275 फिल्मों की ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो हमेशा हमेशा के लिए दर्शकों को सोचने, गुदगुदाने और रोमांचित करने के लिए पर्याप्त है। फिल्मी दुनिया में होने के कारण बहुत से परिवारों ने अशोक कुमार के साथ शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। जब एक अच्छे परिवार से शादी का रिश्ता टूटा तो उनकी मां रोने लगी। उन्होंने जिद पकड़ ली कि अशोक को फिल्म से निकालकर वापस खंडवा लाया जाए। अशोक कुमार के पिता मशहूर वकील थे, उनका अपना रुतबा था। वो सीधे नागपुर पहुंचे, मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला से मिले, उनसे अपने बेटे को नौकरी देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें 2 पोस्ट ऑफर की, चेयरमैन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दूसरी पोस्ट थी पोस्टल इंस्पेक्टर। हालांकि बाद में अफसर ऐसे बने कि नौकरी करने की नौबत ही नहीं आई। मां ने जो लड़की पसंद कर रखी थी वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। शादी से पहले अशोक कुमार ने लड़की देखी भी नहीं थी। पिता ने घर बुलाकर कहा, लड़की पसंद कर ली गई है, अब उन्हें शादी करनी है। पिता से अशोक कुमार वाकई बहुत डरते थे, इसलिए ना करने का सवाल ही नहीं था। 6 महीने तक शादी का मुहूर्त नहीं था, लिहाजा उन्हें लड़की दिखाने के अगले ही दिन तुरंत मुहूर्त निकालकर उनकी शादी कर दी गई। शादी में महज 5 बाराती गए। शोभा गांगुली पूरी तरह से हाउसवाइफ थी। घर के सारे काम वो खुद करती थी। परंपरागत बंगाली साड़ी पहनती थी। साड़ी के एक ओर कई चाबियों का छल्ला खूंस कर लगा होता था। घर में उनका अनुशासन गजब का था। शोभा साधारण चेहरे मुहरे की गंभीर महिला थी। अशोक कुमार काफी हद तक उनके रोग में भी रहे। जब शोभा गांगुली का निधन हुआ तो अशोक कुमार काफी डिस्टर्ब थे। ऐसे में छोटे भाई किशोर कुमार ने उन्हें संभाला। वो 2 घंटे तक गाना गाकर उन्हें संभालते रहे, तब जाकर अशोक कुमार की व्याकुलता कम हो पाई। बहुत से लोगों को लगता होगा कि भारत में रैप म्यूजिक को लाने वाले बाबा सहगल हैं। नहीं, ये श्रेय भी अशोक कुमार को दिया जाना चाहिए। उनका गाया ये रैप सॉन्ग था रेलगाड़ी रुक रुक रुक। शुरू में अशोक कुमार ने इसको गाने से मना कर दिया, तो डायरेक्टर ने उनसे कहा कि नहीं, आप इसे गाइए तो सही। अशोक कुमार की नज़र में ये मूर्खता थी, लेकिन क्या करते। गाना शुरू किया, जो मन में आया गाने में जोड़ते चले। बाद में जब ये गाना रिकॉर्ड हो गया तो डायरेक्टर ने दावा किया कि ये बहुत हिट होगा, और वाकई ऐसा ही हुआ। अशोक कुमार को पता लगा कि मंगेशकर बहनें काफी अच्छा गाती हैं। लता की उम्र 13-14 साल की थी। आशा उनसे भी छोटी थी। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। रिकॉर्डिंग के दौरान कई बार रिटेक करना पड़ा। दोनों बहनों का उत्साह बना रहे, इसलिए अशोक कुमार ने उन्हें चॉकलेट खिला खिलाकर गवाया।
फिर इन दोनों बहनों का गाया गाना दीप बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं इतना हिट हुआ कि मंगेशकर बहनें भी हिट हो गईं। सदाबहार देव आनंद के करियर को सफल मोड़ देने वाले अशोक कुमार ही थे। देवानंद की पहली फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी। कोई उन्हें दोबारा फिल्म में लेने को तैयार नहीं था। जिद्दी फिल्म की शुरुआत होने वाली थी। सब कुछ तय हो चुका था। जब वो बॉम्बे टॉकीज के ऑफिस से निकले तो बाहर देव आनंद को बैठा पाया। देव उन्हें देखते ही उठ खड़े हुए। उनसे जिद्दी फिल्म में एक मौका देने का अनुरोध करने लगे। अशोक ने तब फिल्म के डायरेक्टर से कहा, तुम जो रोल मुझको दे रहे थे वो रोल बाहर बैठे नौजवान को दे दो, वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर लेगा। डायरेक्टर अवाक, ऐसा एक्टर वो पहली बार देख रहा था जो अपना शानदार रोल किसी और को देने की बात कर रहा था। उन्होंने इसी फिल्म में अपने लिए दूसरा रोल ले लिया। ये फिल्म हिट रही। इसके जरिए ही देवानंद को नया जीवन मिला। बाद के बरसों में जब अशोक कुमार ने फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया था, तब वो नियमित रूप से होम्योपैथी की प्रैक्टिस में रम गए। उनकी क्लिनिक में खासी भीड़ लगती थी। वो खुशी खुशी सबका इलाज करते थे। उनके पास कैंसर जैसे रोगी भी आते थे। उन्होंने कई को ठीक भी किया। अशोक कुमार के पास एक 14 साल की ऐसी लड़की का केस आया जिसे पोलियो और गैंग्रीन था। सर्जन ने पैर का हिस्सा काटने के लिए कह दिया था। लड़की का पिता अशोक कुमार के पास आया। अशोक कुमार ने उसे 4 दवाएं दी। 3 दिन के अंदर उस लड़की के पैर का कालापन दूर होना शुरू हो गया। अशोक ने फिर रिस्क लेते हुए ऑपरेशन से 1 दिन पहले उसे अस्पताल से रिलीज करा लिया। डॉक्टर ने चेतावनी, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। अगले 6 महीनों में उन्होंने उस लड़की का पोलियो और गैंग्रीन दोनों ठीक कर दिया। उन्होंने मीना कुमारी का इलाज किया था, लेकिन मीना कुमारी ने जब परहेज करना छोड़ दिया तो दादामुनि ने उनका इलाज करना भी छोड़ दिया। इसी तरह मनोज कुमार पेट के रोग से त्रस्त थे। ऑपरेशन की नौबत आ गई थी। लंदन जाने की तैयारी कर रहे थे। किसी ने सलाह दी कि अशोक कुमार को दिखा लो, जरूर ठीक हो जाओगे। दादामुनि ने कुछ दवाएं और पथ्य द्वारा उनका इलाज किया। वो बगैर ऑपरेशन के ठीक हो गए। अशोक कुमार पेंटर भी थे। ये शौक उन्हें 1966 में पहले हार्ट अटैक के बाद पड़ा। काफी समय बिस्तर पर पड़े पड़े वो बोर हो गए। उनके अभिनेता दोस्त इफ्तिखार ने उनसे कहा कि आप पेंटिंग क्यों नहीं करते। अशोक कुमार ने कहा, मैंने तो कभी चित्र बनाए ही नहीं। इफ्तिखार पर कोई असर नहीं पड़ा। वो बाजार गए, चित्रकारी का सारा सामान खरीद लाए। बोले, अब आपके जो मन में आए बनाते जाइए। अशोक कुमार चित्र बनाने लगे। बाद में इतने रमे कि ये उनके जुनून में शामिल हो गया। इसमें भी वो पूरी तल्लीनता से लग गए। उन्होंने कई चित्र बनाए। सुबह 7 से 10 बजे तक वो खुद को बाथरूम में बंद कर लेते थे। ये समय उनकी चित्रकारी का होता था। कोई इस समय उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। एस्ट्रोलॉजी में भी दादामुनि की गजब की रुचि थी। 10 साल तक उन्होंने जिज्ञासु छात्र की तरह इसका अध्ययन किया था। इसके लिए खूब संस्कृत पढ़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने पुराने दुर्लभ ग्रंथ बांचे। ज्योतिष के प्रकांड विद्वानों से मिले। उन्होंने यही कहा, मैं मानता हूं कि ज्योतिष एक विज्ञान है। उनका तर्क था कि पूरा संसार क्योंकि चुंबकीय है, इसलिए नक्षत्रों का असर शरीर और मन पर पड़ता है। खाली समय में वो अपने दोस्तों की कुंडलियां देख लिया करते थे। हॉर्स रेसिंग वो एस्ट्रोलॉजी की मदद से दांव लगाते थे और जीतते थे। रेस से थोड़ी पहले वो पत्नी से खास घोड़े के लिए टिकट खरीदने के लिए कहते। रेस खत्म होने के बाद उनकी पत्नी दोबारा विंडो पर जा रही होती जीत का पैसा लेने के लिए। एक बार अशोक कुमार ये जानने के पीछे पड़ गए कि अब तक उन्होंने जितने संवाद फिल्मों में बोले हैं उनमें कॉमन शब्द कितने हैं। अपनी मेमोरी के आधार पर एक लिस्ट भी बना डाली। पता लगा कि कुल 700 शब्द कॉमन हैं। कहने लगे, बताओ मैंने नया क्या किया है। ले देकर वही एक जैसे रोल और घुमा फिराकर वही 700 शब्द। उनके निधन के बाद उनकी बिल्डिंग के वॉचमैन ने उन्हें याद करते हुए कहा, बाद के सालों में वो अपनी कोई पुरानी फिल्म लगा देते थे। सबको साथ लेकर देखने बैठ जाते। अगर उनके किसी सीन ताली बजाई जाती या वो सीन उन्हें पसंद नहीं आता तो वो तुरंत कहते कि अगर मुझको इस सीन को दोबारा करने का मौका मिलता तो मैं उसको यूं करता, और सबके सामने फिर से एक्टिंग करके भी दिखाते।